आज हम जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक स्वसहायता पुस्तक है जो हमारे जीवन पर अवचेतन मन की क्षमता और प्रभाव का पता लगाती है। यह व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए आपके अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने की तकनीक प्रदान करता है। इस पुस्तक में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को बेहतर बनाकर और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने या फोकस आदि जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इस पुस्तक में 19 भाग हैं जो आपको सफलता के करीब लाएंगे या आपको शुरुआत करने में मदद करेंगे। बिना किसी संदेह के यह आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करके आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। यदि आप भी एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमारी पुस्तक सारांश का अंत अवश्य देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आपके भीतर का खजाना। तुम्हारे भीतर छिपा है विशाल खजाना। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी और इसे देखना होगा। आप जानते ही होंगे कि अगर हम किसी लोहे की छड़ को चुंबकित करें तो वह अपने वजन से 1 गुना अधिक वजन उठा सकती है, और अगर हम लोहे से उसकी चुंबकीय शक्ति छीन लें तो वह 1 पंख भी नहीं उठा सकता। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए चुंबकीय लोग आश्वस्त होते हैं और गैर चुंबकीय लोग खुद पर संदेह करते हैं और अपना बोझ नहीं संभाल सकते। और इन सभी समस्याओं का उत्तर आपके शक्तिशाली अवचेतन मन में है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने दिल में यह बात गहराई से बैठा लें कि हम दुनिया के सबसे धनी और सबसे सफल आदमी क्यों बनना चाहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है, क्या यह अवचेतन मन है? आपका प्रश्न सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है जो आपकी सांस लेने, दिल की धड़कन, रक्त परिसंचरण और सभी अवचेतन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है तो वह आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको सरल भाषा में कहें तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। वह कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे समृद्ध या प्रमुख बिजनेसमैन बनना। इसलिए यदि आप इस संदेश को अपने अवचेतन मन तक भेजने की तकनीक समझ गए हैं तो आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। तभी आपका अवचेतन मन आपका काम करेगा। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि आप अपने तर्क की आवाज सुनते हैं। मन की आवाज का मतलब है अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बनाना और दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, निवेशक या जो भी आप चाहें बन जाना। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? यदि आप इस सारांश को अंत तक समझ लेते हैं तो हम वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में निपुण हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप कागज पर जो भी लिखते हैं, आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों से उस काम को तुरंत पूरा कर सकते हैं। इसी तरह आप अवचेतन मन को नियंत्रित करके किसी भी कठिन परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और उत्पादकता दोनों बढ़ाएगा। अध्याय 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। चेतन मन हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी लेता है और चीजों का अनुभव करके निर्णय लेता है, परंतु अवचेतन मन किसी भी निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करता। यह मूल चेतन मन की पिछली मान्यताओं, अनुभवों और आदतों का पालन करके कार्य करता है। सुझाव की शक्ति। यदि सुझाव दिया जाए तो आपका अवचेतन मन दयालु है। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि अवचेतन मन एक विशाल जहाज है तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है जो आदेश देता है कि कहां जाना है। आपका चेतन मन सभी गलत सूचनाओं को तर्क से फिल्टर कर देता है और यही रिपोर्ट हमारे अवचेतन मन तक जाती है। एक बार की बात है, एक महिला एक उत्कृष्ट गायिका थी और उसकी एक प्रतियोगिता थी। हालांकि वह मंच पर जाने से डरती थी और मंच के डर के कारण वह एक बार असफल हो गई। इसलिए उन्होंने सकारात्मक पुष्टि का सहारा लिया और कहा, मैं सर्वश्रेष्ठ गायिका हूं और मुख्य मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूं। और इसी प्रकार वह महिला बार बार मन में कहती रही
और परिणाम यह हुआ कि उसे प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता और उसके पास सभी उत्तर होते हैं। आदतन सोच का मतलब है कि आप जो रोजाना सोचते हैं उसका तटस्थ पैटर्न आपके अवचेतन मन में संग्रहित होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं बना सकते। आपने ये तो सुना ही होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट तक सकारात्मक चीजों के बारे में सोचें। हम आपको बताएंगे कि यह एक संपूर्ण कार्य प्रक्रिया है ताकि आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकें। जैसे आप मोबाइल गेम्स में पात्र डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए एक नया चरित्र डिजाइन कर सकते हैं। जब चेतन और अवचेतन मन के बीच अच्छा संपर्क होता है तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और यदि हम चेतन और अवचेतन मन का एक साथ उपयोग करना सीख लें तो हम वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं उसमें आपको समय और मेहनत दोनों लगानी होगी। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन की दो दुनियाएं हैं, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक संसार उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। लड़ाई हमारे मन में शुरू होती है। हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हम सभी ने देखा होगा कि जैसे ही कोई नया गाना रिलीज होता है आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना कई दिनों तक आपके दिमाग में चलता रहता है। फिर आप उसे मन ही मन गुनगुनाने लगते हैं। यह आंतरिक संसार है। और दूसरा है बाहरी संसार। आपके मित्र, परिवार और स्कूल बाहरी दुनिया में आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसा केवल मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मेरी किस्मत ही खराब है। और भी कई। और जो लोग अपने अंदर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और उसे अपने अनुसार नियंत्रित करते हैं, वही लोग जीवन में सफल होते हैं। वे लोग 7वें आसमान पर हैं और अपने जीवन के राजा हैं। अध्याय 3। आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्यशक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और जब रात को घर आते हैं तो आराम करते हैं और सोते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वह आपके लिए 24/7 काम करता रहता है। हमारा दिल आपको जीवित रखने के लिए धड़कता है। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन मन को समझ सकती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं है। इससे आपके सभी दुख दर्द अभी अभी ही समाप्त हो सकते हैं। यहां हम आपको वास्तविक जीवन का एक सरल उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में सुना होगा और कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं? विशेषज्ञ हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। वही हम YouTube पर टेडेक्स हिप्नोटिज्म भी सर्च कर सकते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे विशेषज्ञ आसानी से किसी के भी अवचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपये कमा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर और उन्नत इलाज विफल हो गए, लेकिन यह चमत्कार फिर भी संभव था। लेकिन वह चमत्कारिक पुनर्प्राप्ति क्या थी? एक धनी व्यक्ति था जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसकी लगभग सभी हड्डियां टूट गई थीं और सभी डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह ठीक नहीं हो सकता और कईयों का मानना था कि वह केवल कुछ दिनों तक ही जीवित रहेगा। लेकिन वह जो आदमी है, उसने दृढ़ विश्वास के साथ अपना मन बना लिया कि मैं क्रिसमस तक अद्भुत हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की एक न सुनी और दिन रात अपने मन में वही बात कहता रहा। वह स्वयं की कल्पना इस प्रकार करता था कि कैसे वह क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर आया। उस आदमी ने उस एक सकारात्मक विचार को 8 महीने तक अपने मन में रखा। उसके अवचेतन मन में सभी सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट था, जिसके कारण वह व्यक्ति क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। 103 हड्डियां तोड़ने वाला शख्स 8 महीने में अपने पैरों पर चल पड़ा। यह अवचेतन मन की शक्ति है
और अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मिरेकल मैन, मॉरिस गुडमैन की कहानी। इस कहानी से आप यह भी सीख सकते हैं कि एक विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने मस्तिष्क की जादुई शक्तियों का उपयोग कैसे करें। अब हम जानेंगे कि आप अपने अवचेतन मन तक मनचाहा संदेश कैसे भेज सकते हैं जो आपको सफल बनाएगा। आपने यह तो सुना ही होगा कि हर ताकतवर चीज में कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और अगर हम यह जान लें तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह अपने दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं। ये बात हमने रात को सोने से पहले और जागने के बाद कई बार सुनी होगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में वास्तव में क्या होता है जिससे संदेश सीधे आपके अवचेतन स्तर तक जाता है? जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी के 5 मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन में केवल 75% ही क्रियाशील होता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को आखिरी 5 मिनट में ही प्रोग्राम करना पड़ता है, जिससे हम किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपना संदेश एक कागज के टुकड़े पर लिखते हैं और फिर इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करते हैं, और ऐसा करने के बाद आप इसे रिपीट मोड में डाल देते हैं। और जैसे ही आप अपने फोन को रिपीट मोड में डालें तो आपको फोन को साइड में रखकर 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। इससे आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। और जैसे ही आपको नींद आने लगे तो अपने ईयरफोन से अपने रिकॉर्ड किए गए दिन को सुनना शुरू कर दें और पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करें। लेकिन निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग सुनते समय आपको अपने संदेश की गहनता से कल्पना करनी होगी, और ऐसा तब तक करना है जब तक आपको नींद न आ जाए। और अगले दिन आप देखेंगे कि जो संदेश आपने पिछली रात के आखिरी 5 मिनट में डाला था, वही संदेश पूरे दिन आपके दिमाग में चलता रहेगा। क्या कई लोग पूछते हैं कि इसकी कल्पना क्यों करें? विजुअलाइजेशन से क्या होता है? तो आपका प्रश्न सही है। हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा समझता है, तर्क नहीं समझ पाता। इसलिए आप जो कुछ भी देखते और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसमें अंतर नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे कोई सवाल नहीं करता। प्रश्नों का उत्तर देना चेतन मन का कार्य है। इसीलिए आपका अवचेतन मन यह नहीं समझ पाता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, ये वही करेगा जो आप इसे कहेंगे। अध्याय 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। पुराने समय के लोग मानसिक उपचार कैसे करते थे, और वह बहुत जल्द ठीक भी हो जाते थे। पुराने जमाने में लोग 3 स्टेप फॉर्मूले पर बहुत विश्वास करते थे। यही सूत्र है, मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। अर्थात आप जो चाहते हैं वह मांगें, विश्वास करें कि वह आपके पास है, महसूस करें कि वह आपके पास है, और आने वाले समय में वह चीज आपके पास होगी। आप सोचेंगे कि यह कहना कितना आसान है, मांगो, विश्वास करो और तुम्हें मिलेगा। हमने आपको उस चमत्कारी व्यक्ति के बारे में बताया जो विमान दुर्घटना में जीवित बच गया। तो ठीक उसी तरह उस आदमी ने इस 3 स्टेप वाले फॉर्मूले में अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल किया। साथ ही आपको एक विचार और विजुअलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये बात एक दिन में नहीं होगी। यदि आप अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंचते तो जो आप घटित होना चाहते हैं वह घटित नहीं हो सकता। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। अब हम मानसिक उपचार की नई तकनीकों के बारे में जानेंगे। अनुपस्थित उपचार का अर्थ, लॉस एंजल्स में रहने वाली एक महिला कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वह जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहां भी हूं, मेरी मां का सारा आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी मां मेरे साथ है, और जब तक मेरी मां मेरे साथ है मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता। लेकिन उस महिला का शरीर जैसा था, उसमें उसके विचार झलक रहे थे। उस महिला ने कहा, मैं जानती हूं कि अगर मैं अपने मन की बात बता दूं तो मेरी तबीयत अपने आप ठीक होने लगेगी। और कुछ हफ्तों के बाद महिला ठीक हो गई, और वह ऐसी चंगी हो गई मानो उसे कभी कोई बीमारी ही न हुई हो। अगर आप अपनी मां को भगवान मानते हैं तो आपके अवचेतन मन के लिए आपकी मां ही भगवान है,
जो आपकी सभी परेशानियां दूर कर देती हैं। इसलिए हम अपनी मां के साथ पूर्ण महसूस करते हैं और आप भी इसी तरह अपना आत्मविश्वास बना सकते हैं। अवचेतन मन की गतिज क्रिया को मुक्त करना, आपने आभा सफाई के बारे में अवश्य सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसे ध्यान से समझें। आभा की सफाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी सभी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन पलटकर ऑनरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और एक्यूट प्रेशर और आधुनिक तकनीक की मदद से आप सभी ग्राहकों के दर्द का इलाज करते हैं। अध्याय 5, मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीकें। 1, पासिंग ओवर तकनीक। यदि हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से स्वीकार करते हैं, जो तार्किक रूप से संभव है, तो हमारा चेतन मन आपके अनुरोध को अवचेतन मन तक भेजता है। और जितना आप अपने चेतन मन में बार बार दोहराते हैं, मैं जीवन में बहुत सफल हूं, मैं पढ़ाई में या जो भी आप चाहते हैं उसमें बहुत अच्छा हूं, फिर एक समय के बाद आपका चेतन मन आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है और वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन में चली जाती है और आप उसी तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं। 2, तकनीकी विजुअलाइजेशन। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा और फिर जैसे हम अपनी आंखों से कुछ भी देखते हैं, वैसे ही आपको भी अपनी आंखें बंद करके कल्पना में अपने लक्ष्य को देखना होगा। वास्तव में हमें अपने मन में भी यही देखना है। यहां हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण साझा कर रहे हैं जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। किसी भी नए आविष्कार की कल्पना सबसे पहले निकोला टेस्ला अपने दिमाग में करते थे और फिर वह उसी छवि में तीनड़ी घुमाकर उसका विवरण देखता था। इसी तरह आपके पास भी स्पष्ट दृश्यता होनी चाहिए। 3, मानसिक चलचित्र। विधि पुरानी कहावत है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक तस्वीर हजारों शब्दों में समझा सकती है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसे बन जाएंगे। संपत्ति विक्रय व्यवसाय में मानसिक मूवी पद्धति का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आइए समझते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाता है। हमें सबसे पहले अपने मन को संतुष्ट करना होगा और सोचिए, आपने जो प्रॉपर्टी की कीमत रखी है वह खरीदारों के लिए सबसे अच्छी है, और ऐसा करने के बाद अपने दिमाग को शांत करें और कुछ देर आराम करें। उन सभी परेशानियों को दूर करें जिन्होंने मुझे नींद में डाल दिया है। यानी आपको नींद की अवस्था में जाना होगा और नींद की अवस्था आपकी सभी मानसिक सीमाओं को काफी हद तक कम कर देगी। अब संपत्ति के चेक की कल्पना करें और महसूस करें कि समीक्षा आपके हाथ में है। अपने आप से खुश रहें, महसूस करें कि आपको अपना पैसा मिल गया है और अब अपने चेक के लिए आभारी रहें, क्योंकि आभारी व्यक्ति को उससे कहीं अधिक मिलता है। और जो मनुष्य कृतज्ञ नहीं होता, उसके पास जो कुछ भी है वह भी छीन लिया जाता है। और अब आप धन्यवाद कहकर इसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें और रात भर आपने जो भी कल्पना की है वह आपके अवचेतन में संशोधित होती रहेगी। अध्याय 6, अवचेतन की प्रवृत्ति जीवनोन्मुख है। हम जो जीवन जीते हैं वह केवल 10% है। बाकी 90% जीवन के बारे में तो हम जानते ही नहीं। हमें अक्सर एहसास होता है कि हम अपने दिमाग में कुछ न कुछ भयानक काम करते रहते हैं और केवल अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो क्या आपने बाहरी दुनिया का जीवन जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने मन में यह कहते रहते हैं कि हमारा जीवन बहुत भयानक है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप आंतरिक भावनाओं को महसूस करते हैं, और जब आप बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको बाहरी दुनिया की सुंदरता दिखाई देगी। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जिसे टीबी यानी क्षय रोग था और हमने इस बीमारी को सिर्फ एक प्रतिज्ञान से ठीक कर दिया। मैं परिपूर्ण, शक्तिशाली, देखभाल करने वाला, खुश और संपूर्ण हूं। अध्याय 7, वांछित परिणाम कैसे प्राप्त करें। हम जीवन में जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। कल्पना कीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और बार बार टैक्सी ड्राइवर से दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं और ड्राइवर आपके फैसले से पूरी तरह भ्रमित है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको कहां जाना है इसके बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। लेखक बताते हैं कि हमारी अपनी इच्छा नहीं है, हमें अपनी कल्पना का प्रयोग करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के अंत
और आपको उस तक कहां पहुंचना है इसकी कल्पना करनी होगी। और जैसे ही आप इसकी कल्पना करते हैं, आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए यदि आपको इसमें संदेह है तो इसे आजमाएं। बस ये सुनिश्चित करें कि आप प्रतिदिन वही कल्पना करते रहें जो आप देख रहे हैं, क्योंकि अनुशासन के साथ आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल कहती है कि इस धरती पर जन्म लेने वाले लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि वे अपने चेतन और अवचेतन मन दोनों का सही ढंग से उपयोग करें। अध्याय 8। अमीर बनने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? आप केवल यह कहकर अमीर नहीं बन सकते, मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। जब आप यह प्रतिज्ञान बोलते हैं तो आपका ध्यान अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के प्रति सचेत हो जाते हैं। और यह पुष्टि आपके मन में विचार उत्पन्न करती है। इससे आपको अपना नया बिजनेस प्लान और आइडिया भी मिलेंगे जो आपको मालामाल बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आपकी पुष्टि क्यों विफल हो जाती है। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूं, तो ऐसा लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए आप रोजाना अपने आप से कहते हैं, मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूं और मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूं। यदि आप इस प्रतिज्ञान को दोहराते हैं तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। जितना अधिक आप धन, सफलता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही अधिक सकारात्मक चीजें बढ़ेंगी। अध्याय 9। अमीर होने का आपका अधिकार। आपको अमीर होने का अधिकार है। आपने इस धरती पर खुश रहने और सभी सुविधाओं का अनुभव करने के लिए जन्म लिया है। हमारे माता पिता ने हमें बताया होगा, बेटे पैसे के लिए हत्या करते हैं, पैसा बुराई की जड़ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग लोगों का भला करने के लिए करते हैं या कोई अपराध करने के लिए। तो पैसे की परवाह मत करो। आप सोचते हैं, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? सब कहेंगे कि यह भी कोई पूछने की बात है। मैं एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। एक महिला खाना पकाने के लिए बिजली का उपयोग करती है, तो उसके लिए बिजली अच्छी है, और कोई दूसरे लोगों को बिजली का झटका देकर मार देता है, तो क्या बिजली खराब हो गई? शायद नहीं। इसे करने का हमारा तरीका तय करता है। बिजली तटस्थ है, हम उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी तरह हम पैसा कमाते हैं, अच्छा या बुरा। कुछ लोग अपनी आय में वृद्धि क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी समझते हैं और अपना पैसा नई चीजों में नहीं लगाते हैं। इसलिए उनकी आय निश्चित होती है। वे लोग अपनी आय को सुरक्षित रखते हैं और निरंतर आय की आपूर्ति शुरू होने देते हैं। अध्याय 10। सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन अपने जीवन में सफल होने से आपको ऐसी शांति और प्रेमपूर्ण जीवन मिलता है। हम हर दिन उत्साहपूर्वक उठते हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी हैं। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, तुम्हें भगवान से 2 पैर मिले हैं। कुछ लोगों को वह भी नहीं मिलता। सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो। जीवन को भरपूर जीना चाहिए और आप अवचेतन मन को अपना साथी बनाकर ऐसा कर सकते हैं। यहां लेखक ने 3 चरण बताए हैं जिनसे आप सफल हो सकते हैं। 1। पहला कदम, वह काम करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। आप जिससे प्यार करते हैं, जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उससे प्यार नहीं करते, तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं तो वह आपकी सफलता की ओर अग्रसर होता है। चाहे वह सबसे अमीर व्यक्ति हो या सफल व्यक्ति, हर किसी को अपना काम पसंद होता है। भले ही उन्हें काम के लिए भुगतान न किया जाए, फिर भी वे वही काम करेंगे जो उन्हें पसंद है। 2। चरण 2। आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी और वह क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। जब तक आप किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप कुछ भी उल्लेखनीय हासिल नहीं कर सकते। 3। तीसरा चरण। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सिर्फ अपनी सफलता दिखनी चाहिए। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते।
आपको लोगों को सफल भी बनाना है, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होनी चाहिए। 16 साल का एक लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक 16 साल का लड़का मेरे पास आया। टॉड किसका नाम था, और उन्होंने मुझसे पूछा, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो मैं हर चीज में असफल हो जाता हूं। बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मूर्ख हूं। उसे लगता है कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। लेखक ने कहा कि उन्हें बच्चे में एक चीज गलत लगी, और वह थी उसका रवैया। वह खुद को सबसे छोटा समझता था, इसलिए उसे लगने लगा था कि सभी बच्चे उससे ज्यादा बुद्धिमान हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया कि अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे किया जाए। सबसे पहले लेखक ने बच्चे को एक प्रतिज्ञान सुनाया, जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही बार बार बोलना था। पुष्टि। मुझे पता चला है कि मेरे अवचेतन मन में अद्वितीय शक्तियां हैं, और मेरा अवचेतन मन स्मृतियों का भंडार है। मैं जो कुछ भी पढ़ता सुनता हूं वह मुझे अच्छी तरह याद हो जाता है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, और मैं चाहूं तो इसका उपयोग कर सकता हूं। मेरे अवचेतन मन की अनोखी शक्ति मुझे मेरी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही है। मुझे अपने शिक्षक बहुत पसंद हैं, और सभी छात्र मुझसे अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीने बाद लेखक को उस बच्चे का एक ईमेल मिला, जिसमें लिखा था, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी कक्षा में शीर्ष पर हूं। हर कोई मेरा समर्थन करता है और अच्छी तरह से बात करता है। अध्याय 11। वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। हम सभी ने रसायन विज्ञान में यह पढ़ा होगा कि बेंजीन की रासायनिक संरचना क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं बेंजीन की खोज कैसे हुई? फ्रेडरिक, एक रसायनज्ञ, लंबे समय से बेंजीन की संरचना को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेंजीन की संरचना को समझने में मदद की जरूरत थी। उन्हें अवचेतन मन के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने अवचेतन मन में अपना संदेश डाला कि उन्होंने बेंजीन की रासायनिक संरचना का पता लगा लिया है, और सभी रसायनज्ञ उन्हें बधाई दे रहे हैं। और उन्होंने अपनी समस्या अवचेतन मन में भेज दी। क्या हुआ उसके बाद? जब वह बस से यात्रा कर रहा था तो उसे एक चिन्ह दिखाई दिया जो सांप का था, और वो सांप उसका मुक्का खा रहा था। और तब फ्रेडरिक को समझ में आया कि बेंजीन रिंग की खोज तब हुई जब हम किसी रासायनिक बंधन में ऐसा चक्रीय बंधन भी बनाते हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपके लिए विचार, योजना, स्वास्थ्य, मौसम या सफलता जो चाहे वह कर सकता है। अध्याय 12। आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। हम प्रतिदिन 8 घंटे की नींद लेते हैं, जो हमारे जीवन के 1/3 के बराबर है। सोते समय हमारा भौतिक शरीर आराम करता है, लेकिन फिर भी अवचेतन मन और उसके लक्षित अंग रात भर काम करते हैं। रात के समय हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर देता है, क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन रुकता नहीं है। प्रार्थना। नींद का एक रूप। सुबह से लेकर रात तक आपका चेतन मन दैनिक गतिविधियों में लगा रहता है, और एक सर्वे के अनुसार हम प्रतिदिन 60,000 अलग अलग विचार सोचते हैं, और इससे बहुत सारी भावनाएं पैदा होती हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी महान बुद्धि से जुड़ते हैं, और यही आप सोते समय करते हैं। इसलिए प्रार्थना नींद की तरह है, जो आपके जीवन में बहुत अच्छी है। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। हमें याद रखना होगा कि हमारी दैनिक आदतन सोच ही हमारा भविष्य बना रही है, और इसीलिए हमें सकारात्मक बातें सुननी चाहिए और सकारात्मक उद्धरण पढ़ने चाहिए। और इस आदतन सोच का तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में बनना शुरू हो जाएगा, और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएंगे। अध्याय 13। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपने आदर्श जीवन साथी को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम गलत इंसान से शादी कर लेते हैं तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप भी अपने जीवन में प्यार चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और मिलकर उसका समाधान करे? आज के दौर में
ब्रेकअप या पैचेस का मतलब ये हो गया है कि हम रोजाना कपड़े पहनते और उतारते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और आपका साथी क्या चाहता है। उसमें क्या गुण होने चाहिए। तभी आप अपने सपनों के साथी को आकर्षित द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कर पाएंगे। अध्याय 14, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। हम अवचेतन मन की सहायता से अपने जीवन में आनंदित रह सकते हैं। हमने शुरुआत में आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बारे में साझा किया था। जो हमारे दिमाग की आंतरिक और बाहरी दुनिया है, ये फार्मूला आपके जीवन में खुशियां भर देगा। जब आप अपने दिमाग में चल रहे विचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके दिमाग में क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए, आपको क्यों लगता है कि मेरा चेहरा सुंदर नहीं है और ये सोचकर आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। और जब आप उन लोगों की बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके चेहरे पर एसिड फेंका गया है, तो आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा चेहरा बरकरार है। तब आपको अपना चेहरा अच्छा लगता है। इस गलत न समझें। यह सिर्फ एक उदाहरण है जो आपके आंतरिक और बाहरी दुनिया की व्याख्या करता है। जब आपका ध्यान अच्छी चीजों पर होगा तो आप खुश रहेंगे, और जब आप किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपको दुखी करेगी तो आपको बुरा लगेगा। अध्याय 15, आपका अवचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। आपका अवचेतन मन दयालु है, इसलिए नकारात्मक बातें आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती हैं। आप अवचेतन मन की सहायता से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आप लोगों के बारे में वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं जैसा आप अपने बारे में महसूस करते हैं। यदि आपको लगता है कि लोगों को आपके बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए, तो आपको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोगों का सम्मान करें, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आपको भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। रोज रोज की सुर्खियों ने उसे बीमार कर दिया। लेखक का कहना है कि एक एडमिट था जो रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ता था, और हर दिन उसकी नजर उन्हीं नकारात्मक सुर्खियों पर जाती है और सुबह सुबह उसे बुरा लगने लगता है। 4 हफ्ते बाद उस आदमी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि यह सब उसकी नकारात्मक सोच का नतीजा है। तो इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक खबरें या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि जब तक आप प्यार नहीं कर सकते, तब तक आप बीमार होते रहेंगे और मरते रहेंगे। प्यार का अर्थ है प्यार जिसमें एक दूसरे के प्रति अच्छी समझ, शुभकामनाएं, विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। आप जितना अधिक प्यार देंगे, उतना ही अधिक प्यार आपको वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी हमें यही समझाता है। तो जैसा आप बाहरी दुनिया को देंगे, वैसा ही आपके साथ भी होगा। अध्याय 16, क्षमा करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। हमें लोगों को क्षमा करना सीखना चाहिए। यदि आप खुशी से जीना चाहते हैं, तो आपको अपने नफरत करने वालों को नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ कर देते हैं, तो आपकी नकारात्मक भावनाएं सकारात्मकता को आकर्षित करती हैं और आपको शांति महसूस होती है। आइए इसे वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझें। जॉन नाम का एक आदमी था। वह हर दिन अपनी नौकरी पर जाता था और सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उनकी कंपनी में गलतियों के कारण किसी ने उन्हें धक्का दे दिया और उस दूसरे आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। इसके बाद से जॉन ने अपने मन में दूसरों की नकारात्मक छवि बनानी शुरू कर दी। उसकी ऐसी सोच उसकी सेहत खराब कर रही थी। वह अंदर ही अंदर दुखी रहता था और उसे बुरा लगता था। ये उनकी सोच का ही नतीजा था कि उनके साथी भी उनसे बात नहीं करते थे। लेकिन अगर उसने सोचा, ये ठीक है यार, ऐसा होता है, उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए कॉफी गिर गई होगी, तो ऐसे लोगों को क्षमा करें। ये आपको खुशी और शांति देता है। क्षमाशील लोग किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए औषधि की तरह काम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपको किसे माफ करना होगा? लेखक कहते हैं,
सबसे पहले स्वयं को क्षमा करें। हम अपने मन में अपनी एक नकारात्मक छवि बना लेते हैं और उस नकारात्मक छवि के कारण हमें बुरा लगता है। आप लोगों को क्षमा करने के लिए इन पुष्टियों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहें, मैं शांति से और अच्छे दिल से सभी को माफ करता हूं और अगली बार मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और जिसके साथ मैं अच्छा व्यवहार करूंगा वह भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, इसलिए अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा ही हुआ है। ये प्रतिज्ञान कहते हैं कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और शांति पाएंगे। अध्याय 17। आपका अवचेतन मन रुकावटों को कैसे दूर करता है? हमारा अवचेतन मन हमारी मानसिक रुकावटों यानी सीमाओं को कैसे दूर करता है? नई आदतें बनाना सीखकर और पुरानी परंपरा को छोड़कर हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि एक पैटर्न कैसे बनता है और हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है संकेत, दिनचर्या, इनाम। संकेत का अर्थ है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप वह काम करते हैं जिसके आप आदी हैं। दिनचर्या, ट्रिगर मिलते ही दिनचर्या काम करने लगती है। आइए एक सरल उदाहरण लेते हैं। यदि कोई आदमी सिगरेट पीता है तो उसे सिगरेट पीने की प्रेरणा सबसे पहले मिलेगी। ट्रिगर पाए जाते हैं किसी विशिष्ट स्थान पर और जब आप अकेले हों या दोस्तों के साथ हों। तो एक रूटीन है कि वो शख्स सिगरेट पीता है और उसके बाद इनाम आता है। इनाम यह वह है जो उस आदमी को सिगरेट पीने के बाद मिला। निकोटीन की खुराक उस व्यक्ति के लिए इनाम है जो राहत प्रदान करता है और कुछ समय के लिए उपयुक्त महसूस कराता है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना है और मन को डाइवर्ट करना है। अध्याय 18। डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? हम अवचेतन मन की मदद से किसी भी डर पर कैसे काबू पा सकते हैं? कभी कभी हम किसी न किसी बात से डरते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग मरने से डरते हैं, कुछ लोग डरते हैं कि मेरा साथी उन्हें छोड़ सकता है। तो चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और खेलते खेलते गलती से वह स्विमिंग पूल में गिर गया। तभी से उस छोटे बच्चे को पानी से डर लगने लगा और फिर उस छोटे बच्चे की मां ने उसे लेखक से मिलवाया। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने मन को शांत करो और 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो और कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। वह बच्चा कल्पना करते करते थोड़ा डर गया, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बाद उस बच्चे को आराम महसूस होने लगा। तभी बच्चे को लगा कि पानी बर्फीला है और पानी में उसका शरीर बहुत हल्का हो गया और इस तरह उस छोटे बच्चे का डर दूर हो गया और वह सिर्फ 2 महीने में ही तैरना सीख गया। इसी तरह आप किसी भी डर पर भी काबू पा सकते हैं। अध्याय 19। हमेशा आत्मा में कैसे रहें? आप सोचेंगे कि हम हमेशा समग्र आत्मा में कैसे रह सकते हैं। समय के साथ हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं, और आपकी आत्मा आपका अवचेतन मन है। इसलिए आप इस प्रतिज्ञान को प्रतिदिन दोहराते रहें। मैं दिनों दिन जवान होता जा रहा हूं और मेरा शरीर बहुत फुर्तीला होता जा रहा है। इस प्रतिज्ञान को प्रतिदिन बार बार दोहराते रहें। हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।